हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों से आप सभी लोगों का इंतज़ार था कि सर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस इंतज़ार की घड़ी को अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज से कंटिन्यू वीडियो आप लोग को समक्ष जाते रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को। अब आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत धारिता तथा संधारिता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितने भी लोग हमारे ब्रांच महाराजगंज और जनता बाज़ार चलता है, और इस महाराजगंज और जनता बाज़ार की तुलना की जाए तो जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, खास करके फिजिक्स वाले लोग, तो उनका वीडियो और मेरा वीडियो एक बार देखकर ज़रूर कंपैरिजन कीजिएगा, और कंपैरिजन करने के बाद खुद आप महसूस कीजिएगा किसका बेस्ट वीडियो है। क्योंकि मैं जो भी फिजिक्स में सिखाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, रटने वाला चीज़ नहीं सिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही सीखा जाता है, राटा राटी सिस्टम मेरे पास नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करेंगे। अगर 5 टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं तो दुनिया के उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को विलंब करते हुए। पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग विद्युत धारिता तथा संधारिता। विद्युत धारिता तथा संधारित। और इसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन यह चैप्टर नंबर आपका 3 है। अब यहाँ पर लगा हुआ है विद्युत धारिता। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले धारिता के बारे में समझना आवश्यक है, तब बहुत आसान हो जाएगा यह चैप्टर आपका नंबर 3। जब धारिता के बारे में बहुत आसानी पूर्वक से समझ लिए और सीख लिए तो इस चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे विद्युत धारिता क्या होता है। विद्युत धारिता इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मैनुअल फैक्ट एंड मैनुअल रीजन क्या है, और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को हम कहाँ पर देखते हैं, ये सारी सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं विद्युत धारिता। तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। धारिता का मतलब होता है धारण करना। धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना। और यहाँ पर लगा हुआ है विद्युत। जब किसी भी चीज के अंदर विद्युत होगा तो उसके अंदर चार्ज भी होगा, यानी आवेश भी होगा। तो यहाँ पर नाम के पहले लगा हुआ है विद्युत। तो विद्युत होगा तो इसमें क्या होगा? आवेश होगा। क्या होगा? आवेश होगा, यानी चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि किसी चालक तार में धारण करने के
यदि किसी आवेश को धारण करने की क्षमता को हम बोलते हैं वैद्युतधारिता। देखिए यहाँ पर ये जो आवेश है इसी को धारण करने की जो क्षमता होती है इसी को हम बोलते हैं वैद्युतधारिता। क्या बोलते हैं? वैद्युतधारिता, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर धारिता का मतलब होता है धारण करना, और विद्युत लगा हुआ है इसके नाम के पहले, तो विद्युत होगा तो इसमें चार्ज भी होगा यानी आवेश भी होगा। तो आवेश को धारण करने की क्षमता यानी पावर यानी कैपेसिटर यानी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैद्युतधारिता। यानी आवेश को धारण करने की कैपेसिटी यानी पावर यानी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? वैद्युतधारिता। अब बताइए, सिंपल से तरीके में आप लोग समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख गए। अब कोई पूछेगा आपको विद्युतधारिता किसको बोलते हैं, तो सिंपल से तरीका में समझा सकते हैं, यदि किसी आवेश को धारण करने की क्षमता को बोलते हैं वैद्युतधारिता। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे की बात की जाए तो यहाँ पर समझेंगे वैद्युतधारिता तो समझ गए। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई गिलास है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई गिलास है, ये क्या है? कोई गिलास है, गिलास है, क्या है? कोई गिलास है। और इस गिलास की कैपेसिटी यानी फुल होने की कैपेसिटी 5 लीटर का है। कितने लीटर का है? 5 लीटर का है। यानी 5 लीटर लिक्विड या वाटर में यह गिलास फुल हो सकता है। क्या हो सकता है? फुल हो सकता है। सेम इसी लॉजिक को हम यहाँ पर लगाते हैं। मान लेते हैं कोई प्लेट है, कोई प्लेट है, और यह प्लेट पर हम चार्ज देते हैं, प्लस Q चार्ज देंगे, तो चार्ज देने के बाद चार्ज इस प्लेट पर आएगा कि नहीं, और इस चार्ज इस प्लेट पर आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए, यहाँ पर इस गिलास की कैपेसिटी था 5 लीटर्स, यानी क्षमता था 5 लीटर्स। अगर यहाँ पर 5 लीटर्स के जगह पर यहाँ पर 6 लीटर लिक्विड या वाटर डाल देते हैं, तो क्या यह गिलास आपका 6 लीटर वाटर को सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। यानी 1 लीटर वाटर 5 लीटर वाटर को अपने अंदर क्या कर लेगा? एब्जर्व कर लेगा। और 1 लीटर जो लिक्विड या वाटर होता है यह बाहर की दिशाओं में गिरने लगेगा, और जो बाहर की दिशाओं में किसी एयर पार्टिकल के रूप में गिरने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। अब देखिए यहाँ पर सेम उसी लॉजिक को यहाँ पर भी लगाएंगे। इस प्लेट पर हम प्लस Q चार्ज दिए हैं, तो प्लस Q का चार्ज के चारों दिशाओं में प्लस Q चार्ज का एक्सपेंशन हो जाता है, यानी फैलाव हो जाता है, और इस प्लेट का क्षमता यानी कैपेसिटी जितना होगा वह आपका चार्ज ले लेगा, और इससे अधिक होने लगेगा तो यह चार्ज आपका बाहर के दिशाओं में किसी एयर पार्टिकल के रूप में बहने लगेगा, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना, फिजिक्स में कोरोना कोई प्रकार की बीमारी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोरोना बीमारी का नाम चल दिया है, लेकिन यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज के मतलब होता है डिस्चार्ज हो गया, यानी इसमें चार्ज क्या हो गया? बाहर की दिशाओं में फ्लो होने लगा, जो एयर पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट था, और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब यहाँ पर समझेंगे, कोई पूछ देगा आपसे कि कोरोना डिस्चार्ज किसको बोलते हैं, तो सिंपल से तरीका में हम बता सकते हैं, यदि किसी चालक तार पर जब आवेश दिया जाता है तो वह चालक तार अपने क्षमता तक आवेश को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और उससे अधिक जो चार्ज होता है वो बाहर के दिशाओं में किसी एयर पार्टिकल के रूप में वाइब्रेट करने लगता है, यानी घूमने लगता है, यानी निकलने लगता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। इसको इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमको रोटी खाने की क्षमता 4 गो है, यानी हमारा कैपेसिटी 4 गो है। अगर 6 गो खाइएगा तो क्या होगा? बाहर की तरफ फेंकिएगा कि नहीं,
वही कंसेप्ट जो बाहर के तरफ एयर पार्टिकल के रूप में हम फेंक देते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज के मतलब तो समझ गए, क्योंकि यदि किसी चालक तार पर जब आवेश दीजिएगा, यानी मान लेते हैं यह प्लेट है, ये मान लेते हैं तार है, इस तार को कैपेसिटी है 5 कूलाम के चार्ज को सह देगा। अगर इस तार पर हम 6 कूलाम के चार्ज को हम दे देते हैं तो क्या तार सह पाएगा? यानी 1 कूलाम चार्ज किसी बाहर की दिशाओं में घिर जाएगा, यानी बह जाएगा, यानी फ्लो हो जाएगा। और जो 1 कूलाम आवेश किसी बाहर की दिशाओं में फ्लो हो जाता है, और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्योंकि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर होता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं चालक तार है, तो इस चालक तार का एक कैपेसिटी होगा, यानी इसका क्षमता होगा कि यह 5 कूलाम चार्ज को सह सकता है। अगर 6 कूलाम चार्ज को देंगे तो यह आपका चार्ज, यह आपका कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार जर भी सकता है। सेम उसी लॉजिक को यहाँ पर भी लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंडक्टर ऑफ वायर के 5 कूलाम चार्ज को सहने की क्षमता है। अगर 6 कूलाम चार्ज इस कंडक्टर ऑफ वायर पर हम देते हैं तो 1 कूलाम चार्ज आपका बाहर के दिशाओं में फ्लो होने लगेगा, और जो 1 कूलाम चार्ज किसी बाहर के दिशाओं में फ्लो होने लगता है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज के मतलब तो आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आपने हिंदी में अच्छे से लिख लीजिएगा कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसको सिंपल से तरीके में हम डिफाइन कैसे करते हैं कैपेसिटर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, यदि किसी आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युतधारिता बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यदि किसी आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युतधारिता कहते हैं। वैद्युतधारिता कहते हैं। यहाँ पर लिखे हैं, यदि किसी आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? वैद्युतधारिता। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना। और विद्युत लगा हुआ है, तब विद्युत होगा तो इसमें चार्ज भी होगा, यानी आवेश भी होगा। तो कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर अपने अंदर चार्ज को धारण कर लेता है, यानी स्टोर कर लेता है, और जो स्टोर करने की क्षमता होती है यानी कैपेसिटी होती है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वैद्युतधारिता। क्योंकि कोई भी चीज़ का एक कैपेसिटी होता है। मान लेते हैं आप ही खाना खाते हैं, तो खाना खाने का एक कैपेसिटी होगा कि आप 5 रोटी को खा सकते हैं, 4 रोटी को खा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा खाइएगा तो क्या होगा? बाहर के दिशाओं में फेंक दीजिएगा। वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर है, तो इस कंडक्टर ऑफ वायर का मान लेते हैं 5 कूलाम चार्ज को सहने की क्षमता है। अगर उस कंडक्टर ऑफ वायर पर 5 कूलाम से अधिक यानी 6 कूलाम को हम इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे, तो 1 कूलाम आवेश आपका किसी एयर पार्टिकल के रूप में फ्लो होने लगता है, और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। यहाँ तक तो आप लोग कोरोना डिस्चार्ज के मतलब तो समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग सीखते थे वैद्युतधारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करना, और विद्युत लगा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा? चार्ज होगा। तो यदि किसी आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वैद्युतधारिता। मान लेते हैं कोई तार है, और इस तार को सहने का क्षमता 5 कूलाम चार्ज है। अगर 6 कूलाम चार्ज को इस कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार को हम देंगे, तो 1 कूलाम चार्ज या तो जल जाएगा यह तार, नहीं तो 1 कूलाम चार्ज किसी एयर पार्टिकल के रूप में चारों दिशाओं में बहना प्रारंभ कर देगा, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब देखिए यहाँ पर धारिता को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल से तरीका में लिख सकते हैं, यदि किसी आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युतधारिता बोलते हैं। और धारिता जो होता है, यानी आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का पहला अक्षर क्या है? सी है।
तो इसी तरह धारिता को हम सी द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित करते हैं? सी से। तो लिखेंगे इसे सी द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, किया जाता है, इसे सी द्वारा निरूपित किया जाता है। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, कोरोना डिस्चार्ज भी समझ गए, बेधु धारिता भी समझ गए, और बेधु धारिता का जो सूत्र का एप्लीकेशंस होता है ये कैसी आता है यहाँ पर समझने वाले हैं। मान लेते हैं सपोज कोई एक तार है, क्या है बाबू, कोई तार है, तो यहाँ पर तार में हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं चालक तार। चालक तार क्या बोलते हैं बाबू? चालक तार। अब बताइए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो चार्ज आपका यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ तक होगा कि नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो आपका चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा। यह क्या है? कोई चालक तार है, लेकिन यह चालक तार स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी रेखा में है। अगर इसी चालक तार को अगर मोड़कर एक गोला के आकार में डाल देते हैं, किसके आकार में डाल देते हैं? गोला के आकार में डाल देते हैं, तो गोला का कुछ न कुछ सतह होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं क्या होगा? सतह होगा, यही ना गोला का सतह होता है। मान लेते हैं कोई चालक तार है, यानी तार है, तार को मोड़कर एक गोला के आकार में क्या किए? ढाल दिए, तो उस गोला के सतह पर चार्ज देंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा? सतह होगा, एक गोला का क्या होगा? सतह होगा। यहाँ पर चार्ज देंगे तो चार्ज आपका दौड़ कर यहाँ पर आएगा कि नहीं? चार्ज चारों दिशाओं में कंडक्टर ऑफ वायर के चारों दिशाओं में रिमूव करने लगेगा, यानी घूमने लगेगा। और यह गोला बना हुआ है, तो गोला का कुछ ना कुछ एक्चुअल में सेंटर होता है। सेंटर कहाँ होता है? बीचों बीच में होता है। अब जब सेंटर होगा तो इसका त्रिज्या भी होगा, क्या होगा? त्रिज्या भी होगा, यानी रेडियस भी होगा। और यहाँ पर ओ मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? ए। और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज देने के बाद यहाँ पर चार्ज का क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। और यहाँ पर जब हम चेक करेंगे किसी मल्टीमीटर की सहायता से, तो यहाँ पर चार्ज जब होगा तो उसके अंदर वोल्टेज भी होगा। तो यानी इसके अंदर क्या होगा? विभव होगा, यानी इसको हम बोलते हैं विभव में वृद्धि। विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि क्या बोलते हैं? विभव में वृद्धि। अब जरा यहाँ पर गौर कर लेते हैं, क्या चार्ज यहाँ पर पैर में दीजिएगा तो खोपड़ी पर नहीं चला जाएगा? एकदम फिक्स है कि चला जाएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर दीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर चारों दिशाओं में चार्ज दौड़ जाएगा। हम बताए थे आप लोगों को। यहाँ पर अगर विश्वास नहीं होगा तो जाकर ट्राई करके देख लीजिएगा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग देख चुके हैं, और यहाँ पर धारिता को किससे डिनोट किया जाता है? सी द्वारा निरूपित किया जाता है। और इस गोला पर एक क्या है? कोई गोलीय चालक तार है। क्या है? गोलीय चालक तार है, गोलीय चालक तार है, चालक तार है। क्या है? गोलीय चालक तार, यानी ये स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ वायर है। और इस स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ वायर की सतह पर कौन सा चार्ज देते हैं? प्लस क्यू चार्ज। तो क्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? यानी किस में वृद्धि हो रहा है? यानी वोल्टेज में चेंजिंग हो रहा है, यानी वी हो जाएगा। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आप लोग नहीं समझते होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वो क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वो तो क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो चार्ज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो चार्ज के वैल्यू बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यह आप लोग जनरेटर में देखते होंगे। जनरेटर में क्या होता है? कभी कभी वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? चार्ज नहीं बढ़ जाता है। उसी लॉजिक को यहाँ पर भी लगाएंगे। अगर मान लेते हैं चार्ज के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज के वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगर चार्ज के वैल्यू को घटाएंगे तो यानी विभव का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं? अब यहाँ पर लगा हुआ है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है। और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यह कहता है कि हमको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू को लाना ही पड़ेगा, तभी हट सकता है। नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा है कि कोई भी साइन ऐसा है उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू को डालना ही पड़ता है, तभी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
क्यू, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब साइन को जब हटा देंगे तो यहाँ पर धारिता किससे डिनोट किया जाता है, सी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, भी। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी। अगर यहाँ पर हमको क्या चीज़ का सूत्र निकालना है, धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का सूत्र निकालना है, तो सी को बोलते हैं विद्युत धारिता। तो सी को छोड़ देंगे, ये गुणा में भी है तो ये कहाँ पर चला आएगा, ये भागा में चला आएगा, आ जाएगा कि नहीं। ये सूत्र हो गया, सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी आपका क्यू बटा भी। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा भी, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। और जहाँ जहाँ सी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। सी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता। क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। और आवेश के यूनिट क्या होता है, कूलम। और भी को क्या बोलते हैं, विभव। और विभव के सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ तक तो सीख गए। अब यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है। ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। विद्युत धारिता अब बराबर होता है, यहाँ पर क्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्यू का मतलब होता है कुल चार्ज, यानी कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश। अब बाटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव। तो यानी विद्युत धारिता बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा विभव। यहाँ पर तो धारिता का सूत्र निकालने का तरीका आप लोग सीख गए। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। धारिता के तो बारे में हम लोग सीख गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है। यानी विद्युत धारिता होता है, इसका ए सही मात्रा क्या होता है और बीमा क्या होता है। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विद्युत धारिता की ए सही मात्रा क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारिता की ए सही मात्रा तथा बीमा। विद्युत धारिता के ए सही मात्रक तथा बीमा को लिखो। क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारिता की ए सही मात्रक तथा बीमा को लिखो। तो ये विद्युत धारिता को हम ऑलरेडी जानते हैं कि सी से लिखते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, सी से। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, भी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी होता है। अगर ए सही मात्रक की बात किया जाए, ए सही मात्रक की बात की जाए तो यानी क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश की सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। और विभव की सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट, यानी यहाँ पर ए सही मात्रा क्या हो गया, धारिता के कूलम पर वोल्ट। और जो कूलम पर वोल्ट होता है यह फेराड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फेराड के बराबर होता है। किसके बराबर हो सकता है, फेराड के बराबर होता है। अब यहाँ पर ए सही मात्रक तो देख चुके हैं, अब देखने वाले हैं बीमा। क्या देखने वाले हैं, बीमा। यानी सी बराबर होता है, फार्मूला जानते हैं, क्यू बटा क्या होता है, भी होता है। आवेश के बीमा तो हम लोग जानबे करते हैं कि आवेश के बीमा क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश के बीमा क्या होता है, एटी होता है। और यहाँ पर भी है, क्या है, यहाँ पर भी है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्या होता है, क्यू होता है। और यहाँ पर भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। डब्ल्यू क्या होता है, कार्य होता है। क्यू का क्या होता है, आवेश होता है, यानी चार्ज होता है। और दुनिया में कोई भी कार्य हो, किनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी हो, यानी दुनिया में कोई भी कार्य हो, सबका डायमेंशन आपका ml²t-2 ही होता है। यहाँ पर क्या होगा, ml²t-2। और यहाँ पर आवेश है, आवेश के बीमा अभी बताए थे क्या होता है, AT। अब देखिए यहाँ पर ml², और यहाँ पर +1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पर a माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका डायमेंशन हो गया।
अब यहाँ पर ये भी का आ गया डायमेंशन, किसका डायमेंशन आ गया, भी का आ गया, यानी विभव के आ गया। तो भी के जगह पर यहाँ पर इतना लिख सकते हैं ml² t - 3 a माइनस क्या हो जाएगा 1। इतना आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m प्लस में इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर l, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस में इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में इसको ऊपर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर +1 रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा t, यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो t पावर कितना हो जाएगा 4। और a भी माइनस में इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस a1 हो जाएगा, और यहाँ पर a1 ऑलरेडी है तो गुणा में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है तो a² हो जाएगा। यह आपका C का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, यानी बीमा हो गया। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक आपको पूछेगा कि यहाँ पर विद्युत धारिता की सही मात्रक क्या होता है, तो सिंपल से तरीका हम बता सकते हैं कूलम पर वोल्ट, क्योंकि आवेश Q बटा क्या होता है, C बराबर Q बटा V होता है। और Q क्या बोलते हैं, आवेश, आवेश की सही मात्रक क्या होता है, कूलम। और V को क्या बोलते हैं, विभव, विभव की सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और जो कूलम पर वोल्ट होता है किसके बराबर होता है दोस्तों, फेराड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फेराड के बराबर होता है। ये सही मात्रक भी देख लिए और बीमा भी हम लोग देख लिए। अब देखने वाले हैं कि एक फेराड धारिता क्या होता है। अब देखेंगे एक फेराड धारिता, यहाँ तक तो आप लोग देख चुके हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है कि धारिता की सही मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, तो इसको आप लोग रिदम में लेकर पढ़िएगा। अब देखने वाले हैं एक फेराड धारिता। हेडिंग डाल लेते हैं, क्या देखने वाले हैं, एक फेराड धारिता, एक फेराड धारिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक फेराड कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, एक फेराड कैपेसिटेंस। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक फेराड कैपेसिटेंस क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चालक तार है, क्या है, मान लेते हैं कोई चालक तार है, और तार में हम क्या देते हैं, चार्ज को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, चार्ज को दिया जाता है। जैसे यहाँ पर Q चार्ज देते हैं, तो यहाँ पर Q चार्ज देने के बाद यहाँ पर चार्ज आपका प्लस Q चार्ज मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर चार्ज दीजिएगा तो चार्ज यहाँ पर दौड़ के आता है कि नहीं। जैसे बोर्ड में हम चार्ज को देते हैं तो क्या फैन तक चार्ज जाता है कि नहीं, आसानी पूर्वक से जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जाता है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक को, यहाँ पर मान लेते हैं Q चार्ज देंगे तो यहाँ पर चार्ज जाएगा, और यहाँ पर चार्ज जाएगा तो अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो इसका कुछ वोल्टेज होगा, यानी विभव होगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पर चार्ज Q को किसको डिनोट किया जाता है, आवेश को। अब देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 कूलम के चार्ज देंगे, अगर इस कंडक्टर और आपको वायर पर 1 कूलम के चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट की क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी यहाँ पर 1 वोल्ट विभव देने के बाद आपका 1 कूलम आवेश उस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर उपस्थित रहता है, यानी प्रेजेंट रहता है, तब इसे हम एक फेराड धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक फेराड धारिता। अब सिंपल से तरीका में हम बता सकते हैं, यदि किसी चालक तार पर 1 कूलम का 1 वोल्ट के विभव देने के बाद 1 कूलम आवेश का चार्ज स्टोर हो जाता है, यानी उसके अंदर स्टोर हो जाता है, तब उसे हम एक फेराड धारिता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 वोल्ट के विभव देने के बाद इस कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार, एक क्या है, कोई चालक तार है, चालक तार है, और इस चालक तार के अंदर 1 कूलम के चार्ज स्टोर हो जाता है, तब उसे हम विद्युत धारिता, एक फेराड धारिता बोलते हैं। अगर यहाँ पर 2 फेराड धारिता पूछेगा तो अगर 2 वोल्ट विभव देने के बाद 2 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है इस कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार के अंदर, तब उसे हम क्या बोलते हैं, 2 फेराड धारिता। 3 फेराड भी पूछेगा तो इस तरह बोल सकते हैं। 4 फेराड यानी कितना हो फेराड पूछेगा तो आसानी पूर्वक से आप लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 फेराड धारिता कभी कभी पूछ देता है तो 1 वोल्ट विभव देने के बाद 1 कूलम आवेश इस कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार के अंदर उपस्थित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है, तब उसे हम 1 फेराड धारिता कहते हैं।
और देखिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसको परिभाषा के तौर पर हम सिंपल से तरीके में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं सिंपल से तरीके में। यदि किसी चालक तार पर, यदि किसी चालक तार पर 1 वोल्ट विभव देने पर, 1 वोल्ट विभव देने पर 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तब उसे हम 1 फैराड धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्या लिखे हुए हैं? यदि किसी चालक तार पर अगर 1 वोल्ट विभव देने के बाद क्या होता है, 1 कूलाम आवेश स्टोर हो जाता है, तब उसे हम 1 फैराड धारिता बोलते हैं। मान लेते हैं कंडक्टर ऑफ वायर है। अगर इस कंडक्टर ऑफ वायर पर हम यहाँ पर 1 वोल्ट के विभव दे देते हैं, तो 1 वोल्ट के विभव देने के बाद इसके अंदर 1 कूलाम आवेश का चार्ज स्टोर हो जाता है, तब उसे हम 1 फैराड धारिता बोलते हैं। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और यहाँ पर 1 फैराड धारिता, 1 फैराड धारिता बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट 1 कूलाम आवेश और बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट विभव, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कूलाम पर वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, फैराड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, फैराड के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि धारिता के सही मात्रा क्या होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, और कूलम पर वोल्ट होता है जो फैराड के बराबर होता है। यहाँ तक तो आप लोग सीख गए। अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछता है और लेकिन कैसे पूछता है, और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना हो कैपेसिटर से बेस्ट घुमा कर पूछे तो उसको सिंपल से तरीका यानी सिंपल वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने का हम तरीका बताएंगे, और उस तरीके को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो दुनिया में कोई भी न्यूमेरिकल को कैपेसिटर से बेस्ट बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये कुमार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग एक कुमार ऑनलाइन चैनल पर पढ़ते हैं वह अधिकतर लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही सीखते हैं। क्योंकि मैं रटने वाला सिचुएशंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी पूर्वक से आप सॉल्व कर सकते हैं, और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही सीखना चाहिए। लेकिन और लोगों का बहुत सारा चैनल है जो कि हमारा ब्रांच महाराजगंज और जनता पे चलता है, और लोगों का बहुत सारे चैनल है, और उन लोगों का चैनल देखकर और मेरे वीडियो को देखकर आप लोग यानी उन लोगों का वीडियो देखकर और मेरा वीडियो बनाया हुआ देखकर आप लोग ज़रूर एक बार कंपैरिजन कीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग को अनुमान लग जाएगा किसमें है कितना दम। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, और न्यूमेरिकल 5 टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम करेंगे। अगर आप सपोर्ट दैट 5 टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप लोग कर लेते हैं तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चंस कैपेसिटर से बेस्ट कितना भी घुमा के दे आप बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। यह 100% मेरा गारंटी है कि आप लोग कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम लोग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का तरीका बताएंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है
बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका 5 टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछता है। और उन सारी 5 टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम आप लोगों को बोर्ड पर समझा देंगे। और उसके बाद कैपेसिटर से बेस्ट, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जितने भी हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं, यानी प्रीवियस चैप्टर्स में जितने भी फार्मूला पढ़ा चुके हैं, उन सारी फार्मूला को ध्यानपूर्वक रहना चाहिए, तबे कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर को रखेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करता है जो कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि किसी चालक तार पर चालक तार पर 5 माइक्रो कूलाम के आवेश दिया जाता है तो 20 वोल्ट के वृद्धि हो जाती है, तो धारिता का मान क्या होगा? धारिता के मान क्या होगा? कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया रहता है तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि वैल्यू किसका दिया है, हमको क्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पर धारिता यानी कूलम किसका मतलब होता है? आवेश का होता है, यानी क्यू का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल में लिखते हैं दिया गया है, यानी आपका सवाल में क्या क्या दिया गया है। क्यू का वैल्यू कितना दिया? 5 माइक्रो कूलम। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6 होता है। तो यानी 5 माइक्रो कूलम बराबर हो जाएगा 5 × 10 के पावर -6 कूलम। और यहाँ पर वोल्ट लगा हुआ है, तो यानी विभव के वैल्यू दे रखा है। कितना वोल्ट दिया है? यानी V का वैल्यू दिया है यहाँ पर 20 वोल्ट। कितना वोल्ट दिया है? 20 वोल्ट दिया है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? धारिता का मान क्या होगा? यानी C बराबर हुआ, यानी C का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? Q/V। और Q का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पर 5 × 10 के पावर कितना दिया है? -6। अब बाटा यहाँ पर कितना दिया? V का मान 20। अब कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6। अब बाटा कितना हो जाएगा? 5 × 20 4। और यहाँ पर धारिता की सही मात्रा क्या होता है? फेराड होता है। इतना फेराड हो जाएगा। अगर इस तरह की तरीका का क्वेश्चन दे तो आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या पूछता है? यदि किसी गोला पर 20 माइक्रो कूलम के आवेश दिया जाता है तो यदि किसी गोला पर 20 माइक्रो कूलम के आवेश दिया जाता है तो 40 वोल्ट तथा 30 वोल्ट के वृद्धि हो जाती है तो धारिता के मान क्या होगा? इसको एक अच्छे पूर्वक से कापी में बनाकर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखें यदि किसी गोला के सतह लिख लीजिएगा, के सतह पर 20 माइक्रो कूलम के आवेश दिया जाता है तो 40 वोल्ट तथा 30 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो धारिता का मान क्या होगा? इसमें भी क्या पूछ रहा है? धारिता पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर विभव कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सवाल में लिखेंगे दिया गया है, यानी किसका यूनिट कूलम होता है? आवेश का, यानी Q का वैल्यू दिया है कितने कूलम? 20 माइक्रो कूलम। और 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -6। तो यानी 20 × 10 के पावर क्या हो जाएगा? -6 कूलम हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर 40 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है? 40 वोल्ट दिया है। और V2 का वैल्यू कितना दिया है? 30 वोल्ट दिया है।
कितना वोल्ट दिया है, 30 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर डेल्टा भी नहीं निकल जाएगा, डेल्टा भी बराबर हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, यानी V1 माइनस V2। और यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 40 वोल्ट माइनस कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, और घटाएंगे तो यहाँ पर कितना वोल्ट का अंतर आएगा, 10 वोल्ट। कितना वोल्ट का अंतर आएगा, 10 वोल्ट का, यानी डेल्टा V का वैल्यू निकल गया। अब हम जानते हैं कि धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा, इतना होता है कि नहीं, C बराबर क्या होता है, Q बटा V। और यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दे रखा है, यानी 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 दिया है। और यहाँ पर V का वैल्यू कितना आया हुआ है, 10 वोल्ट आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मरते कटेगा, 10 गुना 20। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6। और यहाँ पर विभव की सही मात्रा की, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, धारिता की सही मात्रा क्या होता है बाबू, फेराड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फेराड। क्या लिख देंगे, फेराड। इतना फेराड की धारिता इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर उपस्थित होगा, यानी कैपेसिटी होगा। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यह इतना फेराड की धारिता यह स्टोर करेगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, यानी दूसरा का टाइप न्यूमेरिकल को समझ गए। अब तीसरा का टाइप न्यूमेरिकल को चलते हैं। तीसरा टाइप न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, क्योंकि दूसरा टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आसानी पूर्वक से आप लोग सीख गए। अब तीसरा क्वेश्चन की बारी है। अगर 5 टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेते हैं, और प्रीवियस लेसन्स में हम जो आप लोगों को फार्मूला के सीट दे चुके थे उसको आप रिदम में रखते हैं, तो इससे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं छूटेगा, यह मेरा 100% गारंटी है दोस्तों। अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि पहला टाइप और दूसरा टाइप क्वेश्चन को आप लोग सीख लिए। अब यहाँ पर टाइप नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, इस तरह पूछ सकता है, यदि किसी चालक तार पर 10 मिली कूलाम के आवेश दिया जाता है तो यदि किसी चालक तार पर 10 मिली कूलाम के आवेश दिया जाता है तो 20 माइक्रो फेराड के धारिता उस चालक तार में उपस्थित हो तो कितना विभव में वृद्धि होगा, कितना विभव में वृद्धि होगा, विभव में वृद्धि होगा, यानी कितना विभव। यदि किसी चालक तार पर 20 मिली कूलाम के आवेश दिया जाता है और तो 20 माइक्रोफेराड की धारिता उस चालक तार में उपस्थित हो तो कितना विभव में वृद्धि होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंजिंग आएगा, उसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सवाल में आपका क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखे के दिया गया है, यानी किसका यूनिट कूलम होता है, आवेश का, यानी आवेश का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है 10 मिली, और 1 मिली बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 3, यानी यहाँ पर 10 मिली है तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3 कूलम, कितना लिखेंगे। और यहाँ पर कितना माइक्रोफेराड, यानी माइक्रोफेराड किसका यूनिट होता है, फेराड किसका यूनिट होता है, धारिता का, यानी सी का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 20 माइक्रोफेराड, और 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6, तो 20 माइक्रो बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कितना विभव में वृद्धि होगा, किस में वृद्धि होगा, विभव में, यानी V बराबर क्या, वाट, यानी V का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते होंगे, C बराबर क्या होता है, Q बटा V, ये जानते होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C। लेकिन यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए, हमको V का वैल्यू चाहिए, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर V को वैल्यू चाहिए तो V को हम यहीं पर छोड़ देंगे, V को हम यहीं पर छोड़ देंगे, और एक गुणा में है तो C कहाँ चला जाएगा,
और भागा में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो यानी v बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q बटा c। और q का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 10 × 10 के पावर -3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 × 10 के पावर -3। और यहाँ पर c का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 × 10 के पावर -6, 20 × 10 के पावर -6। और यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मरतबे में कट जाएगा। और यहाँ पर 10 के पावर -3 और यहाँ माइनस में इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा 6। अब बाटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 3 बचेगा, 10 के पावर 3। अब बाटा कितना हो जाएगा, 2। और 10 के पावर 3 के मतलब कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है। अब बाटा क्या हो जाएगा, 2। अब कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। और यहाँ पर 500 आ गया। और विभव की सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट, यानी 500 वोल्ट की क्या होगी, वृद्धि होगी। कितना वोल्ट की वृद्धि होगी, 500 वोल्ट की वृद्धि होगी। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर ऑफ 4 देखते हैं, यानी न्यूमेरिकल टाइप्स 4 देखते हैं, क्योंकि थ्योरी को देख चुके हैं। अगर पूछेगा तो ज़्यादा करके ऐसे आपका पूछ सकता है, अगर उस तरह ना पूछे तो कुछ ऐसे पूछ सकता है, इस तरह। यदि किसी गोला के सतह पर यदि किसी गोला के सतह पर 5 माइक्रो एम्पियर के विद्युत धारा 2 सेकंड तक बहता है तो 20 मिली वोल्ट के वृद्धि हो जाती है, तो धारिता का मान क्या होगा, इस तरह पूछ सकता है, धारिता का मान क्या होगा। तो सवाल में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। यहाँ पर आपका एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का होता है, यानी आई का वैल्यू दिया है। आई बराबर कितना दिया है, 5 माइक्रो एम्पियर। और 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6। तो यानी 5 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -6 एम्पियर। और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का समय लग रहा है। और विभव में कितना वृद्धि हो रहा है, 20 मिली वोल्ट का। तो यानी V बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 20। और 1 मिली बराबर मिली वोल्ट। तो 1 मिली बराबर कितना होता है, 10 के पावर -3 होता है। तो यानी 20 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा। और एक फार्मूला हम लोग जानते होंगे, Q यहाँ पर C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। इतना होता है कि नहीं। और यहाँ पर एक करंट में फार्मूला हम बताएंगे कि I बराबर क्या होता है, Q बटा FT होता है कि नहीं। इतना होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT। तो अब बताइए इस Q के जगह पर कितना लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, IT। अब बाटा कितना हो जाएगा, V। अब देखिए यहाँ पर I का वैल्यू कितना दिया है, 2, यानी I का वैल्यू आपका दिया है 5 × 10 के पावर 5 × 10 के पावर -6। और यहाँ पर T का वैल्यू कितना दिया है, 2। और V का वैल्यू कितना दिया है, 20 × 10 के पावर -3। इतना दे रखा है। अब यहाँ पर कटाएंगे तो 5 चौका 20, 4 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर कटा देंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 के पावर -6। और यहाँ पर माइनस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब बाटा कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर -6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको 6 में से, यहाँ पर -6 में से यहाँ पर -6 में से 3 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब बाटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर धारिता की सही मात्रा क्या होता है, फैराड। क्या होता है, फैराड। इस तरह हम बना लेंगे। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।